हेलो यार, पहले मैंने सोचा क्लास को 1:30 कर देते, वासु सोया नहीं था। जैसे ही मैंने मैसेज किया कि क्लास को 1:30 करो, तब तक वो सो गया, तो मैं तुरंत उसको सुला करके इधर आई जंप इन द एयर। आई डोंट नो। यस, नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरी लबडबामी। यस, गुड आफ्टरनून। आपने ब्लॉक कर दिया भाई, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ब्लॉक से। मैं आजकल ब्लॉक नहीं खेलती हूँ, अब मैं पजल खेलती हूँ। यस, हेलो, गुड आफ्टरनून, खुश रहिए बेटा। यस, वो नहीं चल रहा है यार स्लाइड में, आप नॉट माय फॉल्ट, लेट्स ट्राई वंस मोर। ओह फाइनली। तो लास्ट लेक्चर फॉर टुडे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ जी, आजियान अली बोल रहे मैम। पूकी तो कोणी मैडम भाई। हाँ जी, ढेर सारा प्यार बेटा, लिख के ले लो लला। क्या लिख के दे रहे हो भाई? यस, क्लास हमारे मोबाइल में नहीं चल रहा है बेटा, नहीं चल रहा है तो हाउ कुड यू मैसेज इट हियर? हाँ जी, शायरी से शुरुआत करो कि सब मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, बस मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजियां तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यस, तो अगर आपको इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना पड़ेगा, और अगर कोहराम मचाना है मेरी आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी, मेरे साथ चलना पड़ेगा, जितना बोल रही हूँ करना पड़ेगा, तभी जाकर के बेटा कोहराम मचा पाओगे और 2027 के सेलिब्रेशन में हमारे साथ स्टेज शेयर कर पाओगे। यस, चल सो जल्दी से एक बार, कल बेटा मैंने आपको जो पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, एक बार मैं उसको रिवाइज करवा देती हूँ। और हरियाली अमावस्या की बेटा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास में हमें बहुत छोटे छोटे से 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला बेटा हमें पढ़ना है श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, और दूसरा बेटा हम देखेंगे श्वसन संबंधी कुछ रोग, ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लें। पहले तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो अगर आप लोगों को क्लियर है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, प्लीज लेट मी नो। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आप सभी को क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, एक बार थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। पढ़ाई करते वक्त नींद आए तो मैडम क्या करूं? पहली बात तो लेट के ना पढ़े, ठीक है, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े। इफ यू गाइज डोंट हैव टेबल चेयर, आप जमीन पे बैठ करके पढ़िए, लेट कर नहीं पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा कि आप लोग जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर प्लीज एक बॉटल में या ग्लास में पानी हमेशा भर के रखिए। जैसे ही आपको लगता है नींद आ रही है तो तुरंत पानी पी लो। पानी पीने से एक तो आपकी नींद गायब होगी, प्लस बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे, बार बार सुसु 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 पानी सुसु पानी सुसु यही चलता रहेगा तो नींद, ठीक है? चलो, क्लियर है? एक बार फिर से बेटा हम रिवाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज से ब्लड में आती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आपके एल्वियोलाई में, लंग्स में डिलीवर होती है। ऐसा ही हमने पढ़ा था। जल्दी से इसी बात पे मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे केवल ये बताइए, हैप्पी बर्थडे बेटा, नाम नहीं देख पाई, जल्दी से मुझे ये बताइए कि 100 ml विऑक्सीजनित रक्त कितना मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में डिलीवर करता है? जल्दी एमटीजी की फोटो दिखा दो, या सफेद रंग की एमटीजी मिल रही है, उस पे नीले रंग से लिखा हुआ है, रीसेंट वाला जो है वो ये वाला है, ठीक है? खाना खाने के बाद नींद ज्यादा आती है शिवानी, और उसका लॉजिक है कि जब आप खाना खाते हो तो खाना, यस 4 ml, वेरी गुड,
खाना बेटा आपके पेट में जाता है और 3 से 4 घंटे जो खाना होता है आपके स्टमक में स्टोर्ड रहता है, जहां पर उसमें डाइजेशन हो रहा होता है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा होता है। तो जब बेटा खाना आपके स्टमक में होता है आफ्टर टेकिंग मील, तो स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि स्टमक में संकुचन शीतलन, जिसको हम क्रमानुकुंचन गतिविधि बोलते हैं, वो बहुत तेज होती है। और जब स्टमक में क्रमानुकुंचन गतिविधि तेज होती है तो वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में कंपैरेटिवली नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आना जेन्युइन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि खाना खाते ही इमीडिएटली पढ़ने मत बैठा करो, दिमाग एक्टिव ही नहीं होता है उतना, वो आपका टाइम वेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी सलाह माने तो खाना खाने के बाद नींद ना आए तो आप आधे घंटे आराम कर लें, नींद आ जाए तो और अच्छी बात है, आधा 1 घंटे आप सो लें, वो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है। खाना खाने के बाद सोना इज नेवर अ टाइम वेस्ट। बस आप कोशिश करिए कि आप अलार्म लगा करके सोएं, जिससे कि वो आधे 1 घंटे का पावर नैप आपका 2-4 घंटे का ना हो जाए, ठीक है ना। तो खाना खाने के बाद अगर आप सोएंगे तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा। खाना खाने के बाद अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो एक बार को मैं कह सकती हूँ आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि खाना खाने का जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका बेटा ग्लूकोज सप्लाई कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को हैम्पर, मतलब ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को हैम्पर होती है, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता ही नहीं है। अब पढ़ाई के लिए हमें सुपर एक्टिव ब्रेन चाहिए, यस। तो कोशिश ये करिए कि खाना खाने के बाद आप सो लें दिन में, और रात को तो डिनर हम वैसे भी कंपैरेटिवली हल्का ही करते हैं, ठीक है। तो रात को भी आप खाना खा करके थोड़ा बहुत घूम करके टहल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एक दफा देखते हैं। 4 ml जिस किसी ने बताया, वेरी गुड। जिसने 5 ml बताया, एक एक चांटा रख लेना आपने। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कूपिका के लेवल पे, सॉरी आपके ऊतक के लेवल पे, ठीक है, टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है बेटा, टिश्यू के लेवल पर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पर बना है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है आपके ब्लड में, ठीक है। ब्लड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ जुड़ता है इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेस, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि वापस से कार्बोनिक एनाइड्रेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ये हाइड्रोजन जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिनिमिक एसिड बोलते हैं, और दूसरी तरफ बेटा ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये आपके आरबीसी से बाहर निकल जाता है। बदले में अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए ब्लड, इसलिए अगर निगेटिव आयन बाहर जाता है तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो बेटा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है। ये जो क्लोराइड आयन अंदर आया है बेटा, टिश्यू लेवल पे इसको हम बोल देते हैं क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन। इसको हम हैम्बर्गर फिनोमिनन के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लड आपका बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है, ये तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का इसने काम बता दिया, बाकी का 7% कार्बन डाइऑक्साइड आपका यही प्लाज्मा में घुल जाता है। इसके अलावा बेटा लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये रक्त आपका वी ऑक्सीजनित हो गया है, और वी ऑक्सीजनित रक्त जो होता है शिराओं के द्वारा परिवहन करके कहाँ पहुंच जाता है, आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है, ठीक है। फेफड़ों में जो कूपिकाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है भाई साहब, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, 40। ये आपका वी ऑक्सीजनित रक्त है। वी ऑक्सीजनित रक्त में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, 45, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है आपका, 40। तो सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ये क्लोराइड अंदर आया था ये वापस बाहर चला जाएगा, बदले में बाइकार्बोनेट अंदर आ जाएगा। इसको बेटा हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, विपरीत क्लोराइड विस्थापन बोलते हैं, और इसी को बेटा हम हैल्डेन प्रभाव भी बोल देते हैं, हैल्डेन इफेक्ट भी बोल देते हैं। क्वेश्चन लास्ट में लेकर के आई हूँ फरहद, ठीक है। ये बेटा क्लोराइड बाहर चला जाता है, बदले में बाइकार्बोनेट अंदर आ जाता है। इधर से आपके हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन आयन हट जाता है, और ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट मिलकर के आपका इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेस क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वापस से कार्बोनिक एनाइड्रेस की उपस्थिति में CO2 और H2O बनाता है, और ये CO2 निकल जाता है बेटा यहाँ। 7% जो घुला हुआ था ये भी CO2 कहाँ चला जाता है, 45 से 40 की तरफ, और जो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ा था ये भी टूट करके हीमोग्लोबिन और CO2 अलग कर देता है, और ये CO2 भी कहाँ चला जाता है, आपके कूपिका में, ठीक है। RTS के सिलेबस में एनिमल किंगडम आ रहा है,
बेटा वो तो मैं नहीं करा पाऊंगी, सॉरी, बिकॉज हमें जो यकीन का पूरे साल का माइक्रो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें एनिमल किंगडम सबसे लास्ट में है, क्लास 11th के सिलेबस में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यही चीज वही, यस बेटा संगीता, आज ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। ठीक है, डन है यहाँ तक? हाँ जी। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, हेडिंग डालिएगा श्वसन का नियमन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम श्वसन के नियमन की बात करें शालिनी बोल रही है मैडम आप तो सबसे खतरनाक शायर निकले मुझे गिनी चुनी शायरियां आती हैं और मुझे वही शायरियां आती है जो मेरे बच्चों पे बहुत सटीक बैठती हैं, मैंने याद ही वही की है यार। चलो, राबिया मलिक बोले मैडम रिकैप किया करो। बेटा रिकैप भी मैं ही करूं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊं, नया भी पढ़ा लूं, फिर तुम्हें स्पीड भी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। रिकैप हो सके इसीलिए आपको डीपीपीज दी जाती हैं, रिकैप हो सके इसीलिए आपको बोला जाता है होमवर्क में मॉड्यूल के क्वेश्चन करिए, सो दैट जो भी कुछ भी पढ़ा है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, हाँ या नहीं? मैम मोहन सर की शादी हो गई, यस पूजा सर की शादी, अब तो सभी की शादी हो गई, अब तो कोई नहीं बचा, अखिल सर की भी हो गई, योगेश सर की भी हो गई, अब तो कोई ना बचा। औलाद मेरे हैं, काफियों के औलादे भी हैं मेरी औलाद है, बाकियों के औलादे हैं। चलिए चैट ऑफ करते हैं सो दैट हम शादी से निकल करके अपने टॉपिक पे आ सके। तो देखो होता क्या है, हमारे ब्रेन में एक हाइंड ब्रेन पार्ट होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉन्स। इसको हम बोलते हैं मध्यांश ऑब्लोंगेटा या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये दोनों बेटा आपके पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, पॉन्स में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं श्वास अनुचन केंद्र, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। RRC इसको हम बोल देते हैं इन शॉर्ट। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास एक और सेंटर होता है जिसका नाम है रसो संवेदी केंद्र या कीमो सेंसिटिव एरिया या कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये बना लो जल्दी से, फिर इनके बारे में हम बात करें। लिख लो, काई सर शायरी बैंक है, हाँ मोहम्मद जी, विष्णु सर भी है यार, इन लोगों को बहुत शायरियां आती है भाई। बना लो,
मैम आपकी क्लास किस किस दिन चलती है? आलोक जी, बेटा मेरी क्लास चलती है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। थैंक यू प्रदीप। श्वास प्रभावी केंद्र, दिस श्वास अनुचन एंड श्वास प्रभावी बोथ आर सेम बेटा, इसी को हम श्वास प्रभावी भी बोल देते हैं। श्वास प्रभावी भी यही है, श्वास अनुचन भी यही है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक को ही हम ये बोल देते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। मैम PYQs में मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। यस आई नो, आई नो, पर आप लोग मेरे बच्चे हो। ठीक है, हर्षित सर की शादी नहीं हुई। ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट हिम। नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है। लड़की ढूंढ रहे हो क्या उनके लिए? चलो, इसके अलावा बेटा आपके हृदय से एक महाधमनी निकलती है। आपके हृदय से एक महाधमनी निकलती है, ठीक है। इसे हम, यहाँ पे एक केंद्र होता है जिसे हम बोलते हैं महाधमनी चाप केंद्र, ठीक है। सेंटर इन आर्च ऑफ एओर्टा। या ये महाधमनी चाप हो गई, और इसमें ये हो गई आपकी कैरोटिड आर्टरी। ये होती है आपकी कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी। दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। यहां पर भी कुछ रसो संवेदी केंद्र पाए जाते हैं, कीमोसेंसिटिव सेंटर्स या एरियाज पाए जाते हैं। अब देखो डायग्राम का नाम क्या है बेटा? डायग्राम का नाम है श्वसन का नियमन, ठीक है। श्वसन नियमन केंद्र भी आप बोल सकते हैं कि श्वसन का नियमन जो होता है उसके केंद्र कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र है बेटा वो है आपका श्वसन लय केंद्र, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। यार अभी यहाँ पे फालतू बातें नहीं करते ना, किसकी शादी हुई किसकी नहीं हुई, किसके बच्चे हैं, किन के लिए लड़की ढूंढनी है, किसके लिए लड़का ढूंढना है ना। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। समय आने पर अपने अपने लड़का लड़की ढूंढ लेना, अभी मत ढूंढो, ठीक है ना। चलिए, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका श्वसन लय केंद्र। अब इसमें थोड़ा हम डिटेल अगर पढ़ाएं तो पढ़ा सकते हैं कि श्वसन लय केंद्र में भी ना दो इसके भाग होते हैं। एक होता है DRG, ये मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, मतलब मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ। MBBS फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। DRG और VRG होते हैं। DRG इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। DRG जो होता है वो आपके अंतः श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो VRG होता है आपके नी श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको बेटा हम डाइव के नाम से याद रखते हैं। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है और यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। PDF बैंक इंग्लिश में, टेस्ट सीरीज इंग्लिश में, बेटा आप लोगों के लिए बहुत कुछ अभी हिंदी में आ रहा है। पिछले अगले 2-3 महीने में आपके लिए बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते बेटा यहाँ पर जो आपका श्वसन लय केंद्र है, ये श्वसन लय केंद्र का काम होता है आपकी पूरी जो श्वसन की क्रियाविधि है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। आप सांस ले रहे हो ना बैठे बैठे, सांस सबकी चल रही है, कोई ऐसा है जिसकी रुक गई है? नहीं,
सबकी चल रही है। तो ये जो सांस आपकी चल रही है अननोइंगली, अनइंटेंशनली, आपको कोई आइडिया नहीं पर सबकी सांसें चल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ श्वसन लय केंद्र। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। कब होता है बेटा? जब आप भाग के आते हो, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, भाग के जब आप रुकते हो तो आप बिल्कुल कुत्ते बन जाते हो। ऐसे हम सांसें लेते हैं। P50 वैल्यू क्या होता है बेटा दीपेश? P50 वैल्यू इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसपे 50% सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का हो चुका है, एंड दैट इज 26 या 25 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, भाई भाई भाई, व्हाई यू वांट टू नो एवरीथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी? पढ़ी नहीं जा रही है 4 लाइनें भी, सब कुछ जानना है हमें। तो जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, अल्टीमेटली ये आपके बॉडी के अंदर जो भी श्वसन चल रहा है, जो भी आप अंतः श्वसन निश्वसन कर रहे हैं, ये सब कुछ बेटा अल्टीमेटली आपका आरआरसी संभालता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर संभालता है। लेकिन जब आप भाग करके आते हो, उसके बाद जब आप रुकते हो तो इस तरीके से सांस लेते हो। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद भी आपके साथ यही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी रसो संवेदी केंद्र हैं, क्या है आपके रसो संवेदी केंद्र, जितने भी आपकी बॉडी में कीमो सेंसिटिव एरियाज है, ये सारे के सारे एरियाज दो चीजों, थैंक यू चारू, दो चीजों को ही सेंस कर पाते हैं। और वो दो चीजें क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब एवं हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है या ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, पर इनको बहुत फर्क पड़ता है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, आप दुनिया भर के अच्छे काम करिए, आप क्लास में टॉप करिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, हर माँ या हर पिता अपने घर के अंदर एग्जाम्पल जरूर देता, शर्मा जी के लड़के को देखो, पर आपके मम्मी पापा से कभी नहीं बोलेगा अरे आपका बच्चा तो मतलब हम तो आपके बच्चे के उदाहरण देते हैं, कभी नहीं। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बताओ बधाई हो क्लास में टॉप कर रहा है, आपका बच्चा तो दिखता ही नहीं है, पढ़ता ही रहता है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपने एक दिन स्कूल से बंक कर लिया, कि घर से तो आप स्कूल के लिए निकले थे पर आंटी गई मार्केट, आप आंटी को मार्केट में किसी सहेली के साथ दिख गए, या कोई सहेली अपने किसी दोस्त के साथ दिख गई, भाई साहब आंटी शॉपिंग आधी छोड़ करके घर आकर के बेल बजाएंगी कि मैडम थोड़ी सी चीनी है क्या, बच्चे स्कूल गए हैं क्या? मम्मी कहेंगी हाँ। अच्छा, मुझे तो मार्केट में दिखी थी, मैं अभी मार्केट से ही आ रही हूँ। तो वो चीनी लेने नहीं आती हैं, वो बताने आते हैं कि आपका बच्चा हमें सहेला या सहेली के साथ बाजार में दिखा था, आज आपके बच्चे ने स्कूल से बंक कर लिया, सोनू बता रहा था आपका लड़का फेल हो गया, वो तो बहुत पढ़ता है। तो कोई आपके पॉजिटिव बिहेवियर नहीं देखता है, बट आपके नेगेटिव बिहेवियर सब देखते हैं, एंड नॉट ओनली देखते हैं, वो उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी बॉडी के अंदर हमें, हमारी बॉडी को नीड किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जहर है, हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तभी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, अब तो हम ये कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, दोनों ही केस में जितने भी आपके सेंसिटिव एरियाज हैं, जो आपके महाधमनी चाप में प्रेजेंट है, या आपकी कैरोटिड धमनी में प्रेजेंट है, या आपका जो रसो संवेदी केंद्र है, ये सारे के सारे तुरंत भाप लेते हैं कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ गई है क्या। ये तुरंत जाकर के मैसेज किसको देते हैं? ये तुरंत जाकर के बेटा मैसेज पकड़ाते हैं आपके रसो संवेदी केंद्र को। किसको पकड़ाते हैं मैसेज? आपके रसो संवेदी, सॉरी आपके श्वसन लय केंद्र को। ठीक है, सारे के सारे किसको मैसेज देते हैं? आपके श्वसन लय केंद्र को। अब श्वसन लय केंद्र बिल्कुल पगला जाता, मैं क्या करूं?
बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई बात नहीं, पर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, बॉडी के अंदर हाइड्रोजन, क्या करूं। तो उस कंडीशन में जो आपका ये श्वसन अनुचन केंद्र या श्वास प्रभावी केंद्र है, ये श्वसन लय केंद्र को बोलता है कि एक काम करो, घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहले तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप एक काम करिए, जो बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से निकाल दो, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं तो सांस में 2 स्टेप है ना, पहला आपका अंतः श्वसन, दूसरा आपका निश्वसन। पहला अंतः श्वसन, दूसरा निश्वसन। अंतः श्वसन और निश्वसन टोटल मिलाकर के हम 1 महीने में मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं, ठीक है। तो आपका श्वास प्रभावी केंद्र क्या बोलेगा कि सबसे पहले तो आप घबराइएगा नहीं, दूसरा आप क्या करिए, आप अंतः श्वसन की अवधि को कम कर दीजिए, आप ऑक्सीजन अंदर थोड़ा थोड़ा लीजिए, अंतः श्वसन की अवधि को कम कर दीजिए, रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आप क्लास में टॉप कर रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। मम्मी पीटीएम में जा रही हैं तो बधाई दे रहे हैं आपका बच्चा, हमें कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो, क्लास में बदतमीजी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तुरंत मैडम का फोन आएगा। पहले तो मैडम आपके दोस्त को बोलेंगी, तुम इनके पड़ोस में रहते हो, इनकी मम्मी को जाके बता देना मैम ने बुलाया है, ठीक है। फिर आपका दोस्त भी बताएगा जाकर के, आंटी ये आजकल सही नहीं है, ये ऐसे ऐसे करता है, मैडम परेशान है, मैडम आपको बुला रही है। आपके भैया दीदी आपको बताएंगे आकर के, मम्मी संभाल लो इसे, हाथ से निकल रहा है। टीचर अलग शिकायत कर रही है, मम्मी अलग शिकायत कर रही है, मतलब भैया दीदी अलग शिकायत कर रहे हैं, दोस्त अलग शिकायत कर रहे हैं। अब क्या करें मम्मी, तो पापा मम्मी को सलाह देते हैं या मम्मी पापा को सलाह देती हैं कि एक काम करो, इसे मारो मत, इसे प्यार से समझाओ, इसका बाहर निकलना बंद कर दो, घर में रहेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, गलत लोगों से, हमारी संगत में रहेगा, हम अच्छी चीजें सिखाएंगे तो सही हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो अल्टीमेटली बेटा आपकी एक्टिविटी को घर में कौन करता है कंट्रोल, आपके पापा। तो ये समझ लो कि श्वसन लय केंद्र इज योर पापा। श्वसन लय केंद्र कौन है, घर के पिताजी है। और अल्टीमेटली घर में पापा की चलती है और चलनी भी चाहिए। कुछ घर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे मम्मियों की चलती है। आई पर्सनली डोंट फील राइट जहां मम्मियों की चलती है। मम्मियों की सलाह हर चीज में बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर में पापा की ही चलनी चाहिए। पापा ने मम्मियों से ज्यादा दुनिया देखी होती है, उन्हें ज्यादा चीजों का आइडिया होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली घर में पापा की चलती है, ठीक है। लेकिन पापा बच्चों के केस में कुछ भी होता है तो मम्मी की सलाह जरूर लेते हैं। यस, मिलकर ही पालते हैं ना दोनों, नॉट ओनली घर के बाहर भी कुछ काम है तो सलाह तो मम्मी की ली जाती है ना। तो यहां पर बेटा पापा को टीचर ने भी शिकायत की, पापा को फ्रेंड्स भी शिकायत कर रहे हैं, पापा को दीदी भैया ने भी शिकायत की, सब लोग मैसेज किसे पहुंचा रहे हैं, पापा को। अब पापा के पास तो एक सोल्यूशन है, मारपीट के बराबर कर दो। लेकिन मम्मी पापा को क्या बोलेंगी, नहीं मारिएगा नहीं, प्यार से समझाइए। समझ रहे हैं कि नहीं। आप एक काम करिए, इसका आप ऐसे डांट दीजिए कि आज से घर से नहीं निकलेगा। मैं बोलूंगी तो नहीं मानेगा, आप बोलेंगे तो मान जाएगा। तो मम्मी ने केवल पापा को सलाह दी कि इसका घर से निकलना बंद कर दो। समझ में आया कि नहीं। सेम चीज बेटा श्वसन लय केंद्र को, हर कोई श्वसन लय केंद्र का काम होता है आपके ओवरऑल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। लेकिन जब भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो सारे के सारे सेंटर्स तुरंत एकदम सतर्क हो जाएंगे, ओहो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके जो रसो संवेदी, अब नाम ही है रसो संवेदी, जो रसायनों के लिए संवेदी है। कौन से रसायनों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। इधर बेटा जो आपके महाधमनी चाप और कैरोटिड आर्टरी में जो रसो संवेदी केंद्र होते हैं, ये भी किसके लिए सेंसिटिव है, ये भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन कम हो रही है, इनको फर्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इनको फर्क पड़ता है हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। और ये सारे के सारे मैसेज किसको देते हैं, श्वसन लय केंद्र को। श्वसन लय केंद्र बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, मैं क्या ही करूं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, जो आपका श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र है बेटा, वो श्वसन लय केंद्र को बोलता है कि घबराइएगा नहीं, आप अपने डीआरजी को कंट्रोल कर लो। डीआरजी का काम होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो आपके अंतः श्वसन को कंट्रोल करता है। तो आपका श्वास अनुचन केंद्र या श्वास प्रभावी केंद्र क्या करता है, आपके श्वसन लय केंद्र को बोलता है कि आप अंतः श्वसन की अवधि को कम कर दीजिए।
अंतः श्वसन की अवधि कम होगी, निश्वसन की अवधि बढ़ेगी। निश्वसन की अवधि बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो अंदर बढ़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि इन रसो संवेदी केंद्र के जो, या ऐसे बोल दो कि श्वसन के नियमन में, श्वसन के नियमन में ऑक्सीजन के आंशिक दाब की भूमिका ना के बराबर है या महत्वहीन है। हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कल कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना किस पर निर्भर करता है? प्राइमरीली ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं श्वसन के नियमन की, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा है, पर इसको यह फर्क पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ गया है, हाइड्रोजन आयन तो नहीं बढ़ गया है। ये दोनों बढ़ते हैं तो तुरंत जाकर के मैसेज आगे पहुंचा दिया जाता है कि भैया संभाल लो अपने बच्चे को, हम नहीं जानते, कल को हमें मत बताना कुछ हो जाए तो। बूझे? यस मैम, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। लेकिन होता क्या है बेटा, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर बेटा हमारी बॉडी को एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। बॉडी की एनर्जी डिमांड, बॉडी की जब एनर्जी डिमांड बढ़ती है तो उस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा एटीपी बनते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में वायवीय श्वसन हो रहा है, शरीर के हर एक कोशिका और ऊतक में वायवीय श्वसन हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने पर बेटा एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए हमें, और उस टाइम पर हमारी मसल एक एक लग जाती है, कैसे भी बस इसको एटीपी दे दो। अवायवीय श्वसन के दौरान 2 एटीपी बनते हैं, पर ऐसे अवायवीय श्वसन हर टिश्यू में होता है तो 2-2 एटीपी करके बूंद बूंद से सागर बनता है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक्सरसाइज के दौरान जो एनर्जी की डिमांड है वो अवायवीय श्वसन से पूरी हो गई। अब अवायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा है, नॉर्मली भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वायवीय श्वसन के दौरान, अवायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा बन रहा है। अब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन गया है तो इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ज्यादा है, हाँ या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगा। हाइड्रोजन आयन भी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगा। तो जब तक ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से नहीं जुड़ने दिया जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा तो आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो श्वसन, वायवीय श्वसन कैसे करेंगे? ठीक है, इमरजेंसी में आपकी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अवायवीय श्वसन हो गया, ओके फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, अब इसको निकालो ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए जहर का काम कर रहा है, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ने देगा। हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में जहर की तरह काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन अपने आप बढ़ेगा, ये हमने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा तो हाइड्रोजन आयन भी तो बनेगा, और अगर हाइड्रोजन आयन बनेगा बेटा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देंगे। इसीलिए जहर को निकालना जरूरी है। आप एक बार को आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, भैया या तो भूखे रह लो या जहर खा लो, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर 1 दिन बाद 2 दिन बाद खाना मिल जाएगा तो हम भूखे रहना ज्यादा पसंद करेंगे ना, जहर खा के मर थोड़ा जाएंगे। और हम तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग औलादे हैं। यस, हम मैडम की औलादे हैं, हमें पता है जिंदगी में हर एक स्ट्रगल को कैसे फेस करना है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, हम कभी नहीं मरेंगे। 2 दिन नहीं, हम 4 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन 5वें दिन खाना मिल जाएगा ना, तो ठीक है, हम जहर नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब की श्वसन के नियमन में भूमिका ना के बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। डन? क्लियर हुआ? लिख लो, ये इतना सा ही है ये टॉपिक, बस अब रोग है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। 4 क्वेश्चन लेकर के आई हूं, क्वेश्चन भी तो ये जो हम भागने के बाद कुत्ते की तरह सांस लेते हैं ना, हम गहरी सांसें ले रहे हैं, ठीक है, और हम निश्वसन की अवधि को बढ़ा देते हैं। निश्वसन की अवधि बढ़ाने के चलते जो ज्यादा मतलब ऑक्सीजन अंदर कम जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और उसके बाद जब ये नॉर्मल हो जाता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाता है, फिर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। जो सिंपल। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 50 है। वेयर इज द मॉड्यूल? लेट मी टेक द मॉड्यूल फर्स्ट। यकीन नीट हिंदी, श्वसन और गैसों का विनिमय, बायोमॉलिक्यूल्स। कहाँ है यार? क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य के पास शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन लय बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बेटा? ये मेनली आपके तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा आपके हॉर्मोन्स का भी रोल होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यस, जब मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाऊंगी तब बेटा हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आपके हॉर्मोन्स का भी रोल होता है। लेकिन क्योंकि ये श्वसन से संबंधित है मतलब क्वेश्चन, तो यहाँ पर बेटा हमने भी क्या देखा कि श्वसन के पूरे नियमन में आपका श्वसन लय केंद्र काम कर रहा है, हेल्प इसको श्वास प्रभावी केंद्र कर रहा है। ये बेटा आपके तंत्रिका तंत्र के मतलब पार्ट्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र इसको मेनली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मैम मेड इजी बुक इजी बनाओ प्लीज, हिंदी में बनाओ। खरीद लोगे? फिर कहोगे मैडम पैसे नहीं है। मैं तो आज बना दूं। मैम BRG भी बता दो। देखो ये जो श्वसन लय केंद्र होता है ना, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। वन इज डॉर्सल, पीछे वाला, वेंट्रल इज आगे वाला। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं, अधर और पृष्ठ श्वसन जो समूह होते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा आपके, ऐसे याद रखो, DIVE। डाइव का मतलब होता है, वो होते हैं ना सी डाइवर्स, जो समुद्र में बिल्कुल नीचे तक जाते हैं, मछलियां देख करके आते हैं। कभी की है डाइविंग? गोवा जाना, कभी बाली जाना, यहाँ पे सी डाइविंग करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम सी डाइविंग करके अंदर जाते हैं ना मछलियां वगैरह देखने के लिए, तो डाइव मतलब ऐसे अंदर जाना, ठीक है। तो सी डाइवर्स समुद्र के अंदर जाकर के वो सिंगाड़े वगैरह लेकर के आते हैं। सिंगाड़े समुद्र में ही तो होते हैं, तो वो भी डाइवर्स होते हैं, वो सी डाइवर्स नहीं होते हैं, वो नॉर्मल डाइवर्स होते हैं, ठीक है। सिंगाड़े वगैरह लेकर के आ रहे हैं। तो जो डाइव होता है, डाइव का मतलब हिंदी में मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, सी डाइविंग ऐसे मुझे पता है, ठीक है। तो डाइव के से आप ऐसे याद रखिए कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, इसको नहीं याद, या स्कूबा डाइविंग राइट तन में। तो यहाँ पे बेटा आउट ऑफ NCERT, ज्ञान के बादल है, गलती से फट गए यार। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इनहेलेशन को कंट्रोल करता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इनहेलेशन के साथ साथ एक्सहेलेशन को भी कंट्रोल करता है। मैं गई हूँ, बिल्कुल गई हूँ यार, बड़ा डर लगा था, पर निकलने के बाद मजा आया, मन किया दोबारा चले जाओ, पर पैसा एक ही बार का दिया था, ले नहीं गए दोबारा दुष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं कि मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप, ठीक है, तो हम अपनी बॉडी में टिश्यूज के डिमांड के अनुसार श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की हमारे अंदर महत्वपूर्ण क्षमता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्षमता है। मतलब वी हैव दी एबिलिटी, अगर हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हम वो भी ऐसे करके दे सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गए तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दी एबिलिटी, हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपने श्वसन के जो भी रिदम है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं एज पर दी टिश्यू की डिमांड, ठीक है ना। यह नियमन जो होता है इसमें मेनली कौन है बेटा? आपका तंत्रिका तंत्र। तो जो बच्चे भी पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बेटा तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। इसके ब्रेन के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र होता है जो मेनली बेटा आपके श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। पॉन्स क्षेत्र में अगर हम बात करें, एक दूसरा स्थिर होता है केंद्र जिसको हम श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र या न्यूमोटैक्सिक सेंटर कह देते हैं, ठीक है। ये श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार सकता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, ठीक है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो श्वसन दर होता है बेटा वो बदल जाता है।
हाँ या नहीं? तो जब आप ऐसे करोगे तो आप बताइए श्वसन दर आपका कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? नॉर्मली हम 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं? 12 से 16 बार। लेकिन जब हम भाग करके आ रहे हैं और हमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, हम ऐसे होंगे तो हमारा श्वसन दर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बता दो, बताओ, श्वसन दर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए। आभा बोली मैडम मैंने आज तक सी ही नहीं देखा है। आभा कोई बात नहीं, नीट निकाल, गोवा का कॉलेज लेना। अरे हाँ, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो जो बच्चे राजस्थान के गांव के बच्चे आते थे ना वहां पे जयपुर में, तो उनका बहुत, सोचो गांव से थे पर उनको गोवा पता था ज्योग्राफी स्ट्रांग थी उनकी, तो उनको क्लियर था। बढ़ रही है ना, हाँ श्वसन दर बढ़ेगी, यस। तो उनको क्लियर होता था कि मैडम नीट निकाल के गोवा जाना है। पहुंच नहीं पाए अलग बात है, क्योंकि जो क्षमता रखते थे वो एम्स राजकोट पहुंच गए गोवा नहीं पहुंच पाया वो, अब घूम रहा है गोवा बीबी के साथ। चलो, सो लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र भी होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, जो कि अति संवेदी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा है, इसको फर्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ गया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता नहीं बढ़ गई है। इन पदार्थों की वृद्धि से जब ये दोनों बढ़ जाते हैं बेटा, तो ये सक्रिय होकर के श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन होता है, जो भी बदलाव होते हैं वो करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाए। इसके अलावा महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी में भी बेटा ऐसी संवेदी संरचनाएं होती है जो कि इनकी सांद्रता में अगर बदलाव हुआ है तो उसको पहचान सकती हैं, ठीक है। और जो भी जरूरी है बेटा बदलाव होने चाहिए उसके लिए बेटा ये श्वसन लय केंद्र को मैसेज दे देती है। श्वसन लय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लाइन, कि श्वसन लय रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में बेटा आपके ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन है। मिले नहीं मिले, वेरी इजी, यस हर्षित। चलो, लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज श्वसन संबंधी विकार। चोईजी, चोईजी भाई, ऋषिकेश जाना है एम्स साक्षी, इस बार वो कमल और वो भी लगे हुए हैं यार, कमल और आकर्ष, ये एम्स ऋषिकेश मिल जाए। बट प्रॉब्लम इज कि एम्स ऋषिकेश का ना कट ऑफ बहुत हाई जाता है, और हाई कट ऑफ जाने का रीजन ये है कि बेटा या तो बच्चा एम्स दिल्ली लेना चाहता है, सबसे पुराना है, नंबर 1 है। एम्स दिल्ली ना मिले तो फिर बच्चा अगर यहाँ का है तो वो एम्स ऋषिकेश जगह अच्छी है ना, तो इसलिए एम्स ऋषिकेश जाना चाहता है। तो इसलिए हर बच्चा जो एम्स जाना चाहता है उसका पहला जो प्रेफरेंस होता है वो एम्स दिल्ली होता है, दूसरा एम्स ऋषिकेश होता है। तो अगर आपको एम्स ऋषिकेश जाना है बेटा तो आप क्लियर कर लो कि आपको 650 से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे, और नंबर छोड़ दो भाई, आपको रैंक 1,500-2 हजार के अंदर लानी पड़ेगी, समझे कि नहीं। गोवा जाएंगे खुशी, जाओ मजे करना। चलिए हेडिंग डालिएगा डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन या डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित विकार। एम्स दिल्ली चाहिए तो जनरल रैंक आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए तो, ठीक है, इनफैक्ट 500 के अंदर होनी चाहिए। चलिए, पहला बेटा जो विकार है वो है आपका दमा, जिसे हम बोलते हैं अस्थमा, सुना होगा। सबसे पहली बात तो बेटा अस्थमा जो है वो एक एलर्जी है, ठीक है, अस्थमा एक एलर्जी है, ठीक है। और एलर्जी का मतलब ये कि ये छूने से नहीं फैलती। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अस्थमा है ऐसे करता है, तो आप उसके साथ रहेंगे तो आपको अस्थमा नहीं होगा, ठीक है। तो अस्थमा इज नॉट कंटाजियस डिजीज, ये एक संक्रामक रोग नहीं है, क्योंकि ये एलर्जी है, तो एलर्जी कभी भी संक्रामक नहीं होती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज बेटा इसमें होता क्या है, इसमें आपकी श्वसनी व श्वसनिकाओं में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि शोथ हो जाता है। श्वसनी और श्वसनिकाओं में
शोथ हो जाता है। शोथ का मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। डिज्निया इसको हम बोल देते हैं, डिज्निया। ठीक है, डिज्निया की बस स्पेलिंग मुझे चेक करने देना प्लीज, सॉरी, इट्स बीन लॉन्ग। तेरी बीन सुने परदेसी, डिज्निया, ठीक है, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई और घरघराहट की आवाज। पहला, अगर आप पिछले 14 सालों के पेपर उठा करके देखेंगे बेटा नीट के, तो इस चैप्टर से 2 ही जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहला आपके वो पल्मोनरी जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज था वहां से, दूसरा बेटा आपके इस डिसऑर्डर से, अस्थमा और एम्फाइसिमा वातस्फीति। ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए वालों का। मैडम एएफएमसी के लिए कितने नंबर चाहिए? एएफएमसी के लिए भी बेटा रैंक आपको वही अंडर 1000-1200 ही चाहिए, ठीक है ना। एससी कैटेगरी में कितने नंबर पे एम्स ऋषिकेश? भाई एम्स ऋषिकेश का कट ऑफ बहुत आई जाता है यार, मैं बता रही हूँ ना, दिल्ली के बाद ऋषिकेश का ही कट ऑफ जा रहा है। एम्स ऋषिकेश का कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए कितना मान ले हम? कैटेगरी रैंक आपकी मतलब 2-2,500 तक, 2000 के अंदर ही हो तो ही ठीक है यार, मतलब चलो। ये हो गया बेटा आपका दमा। दूसरा जो बेटा आपका रोग है दैट इज वातस्फीति, जिसे हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन, अस्थमा एम्फाइसेमा। एएफएमसी, एम्स, अगर आपको टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस चाहिए इंडिया के जिसमें आपका एम्स दिल्ली, अब एम्स ऋषिकेश भी आ गया, वैसे वो नहीं है, मतलब टॉप 5 तो पुराने वाले ही है ना। एम्स दिल्ली हो गया आपका, फिर बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया आपका, इसके अलावा आपका केजीएमसी लखनऊ हो गया, ठीक है, एएफएमसी हो गया, ये आपके टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। अब लिस्ट चेंज हो गई हो तो मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे तो यही टॉप 4 होते थे। मैम ओनली एसएमएस इज नंबर 1 कॉलेज ऑफ इधर ये अपना राजस्थान। हर स्टेट का भी बेस्ट मेडिकल, जैसे यूपी में केजीएमसी इज नंबर 1, राजस्थान में एसएमएस इज नंबर 1, एमपी में एमजीएम इंदौर इज नंबर 1। तो हर एक स्टेट के भी अपने अपने बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आप वहां भी देख सकते हो। अर्चना, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, 5-7 नंबर ऊपर नीचे कुछ मतलब डिफरेंस यहाँ पे कुछ खास नहीं है, रैंक आगे पीछे काफी हो जाती है लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आता है। चलो एम5 में यार तुम लोग ये छोड़ो ना, अभी हम पढ़ तो ले, पढ़ो मत तुम, एम सेम करते रहो। एम्फाइसीमा में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये एक चिरकालिक रोग है। चिरकालिक रोग मतलब कि एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो जाएगा, इसको होने में सालों लगते हैं। दिस इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, चिरकालिक रोग। किसमें होता है बेटा? जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, धूम्रपान करने से होता है। ठीक है, कॉमनली सीन इन स्मोकर्स। तीसरा बेटा, इसमें क्या होता है, जो कूपिका की भित्ति होती है, कूपिका की जो भित्तियां होती हैं या भित्ति होती है वो फैल जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है भित्ति का। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन की हिंदी बताना यार, कूपिका की भित्ति फैल जाती है, रुको मेरे को इन्फ्लेशन की हिंदी देखने दो। एल्वियोलर वॉल इन्फ्लेशन, एक मिनट रुकना, एक इन्फ्लेशन इन हिंदी।
इन हिंदी, एक मिनट रुकना यार, इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? फूलना, फैलना होता है एक्चुअली में। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, बेस्ट, डैमेज हो जाती है। कूपिका की भित्ति का क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। और क्षतिग्रस्त में भी बेटा हम बोलेंगे इन्फ्लेशन होना। इन्फ्लेशन मतलब कि यहाँ पर फैलना, ठीक है, जिसके कारण गैसों की विनिमय का सतह कम हो जाती है या घट जाती है। सीधी बात है, अगर आपकी एल्वियोलर वॉल डैमेज है तो एल्वियोलर वॉल से ही तो आपका गैसों का विनिमय होता है ना। अगर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई है तो गैसों के विनिमय के लिए सतह कम हो जाएगी, गैसों का विनिमय कम होगा, ठीक है। तो एलर्जी बेटा, सॉरी, अस्थमा एलर्जिक कंडीशन है। एम्फाइसीमा क्रोनिक डिजीज है जो कि स्मोकर्स में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्मोकिंग की कल आपको वो हो जाएगा, वो एम्फाइसीमा। हेलो, लिख लो एक बार। हेलो, हाय मयंक, जस्ट चेक द मेल है ना एंड लेट मी नो वेदर यू रिसीव्ड और नॉट, है ना? ओके, चलो डीपीपी 4 का सेकंड क्वेश्चन। बड़ी आफत है, रुक जाओ, डीपीपी भी तो देखनी पड़ेगी। फोर ना, तो अर्जुना की है, हो जाए तो बता देना। 1 2 चैप्टर खत्म, दोनों लोग भरद्वाज, ये अर्जुना की है। आपकी तो आई नहीं है मेरे पास, ये तो अर्जुना की है सारी। मंगवाती हूँ, रुको। हाय लकी, लकी मुझे ना ये एक बार पीडीएफ देना अपने ये यकीन के ब्रीदिंग के डीपीपीस के, डायरेक्ट पीडीएफ देना प्लीज, लिंक मत देना, है ना? अभी हाँ, एक बार सारी भेज दो। हाँ, कितनी है टोटल? मैं देखता हूँ। अभी दे देना, क्लास चल रही है। हाँ प्लीज। यस, आ रहा है, नोटेड। तीसरा है बेटा यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी श्वसन, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को व्यावसायिक श्वसन रोग, व्यावसायिक श्वसन रोग। ऑक्यूपेशनल, मैं ना अब अर्जुना में ये स्टार्ट कर दिया कि मैं डीपीपीज ही क्लास में सॉल्व करवा देती हूँ। आप लोगों की क्लास में भी यही कर दूं क्या शुरू? डीपीपीज क्लास में ही सॉल्व, पर बिना पोल के करवाती हूँ फिर मैं, बिकॉज 8 8 10 10 क्वेश्चन होते हैं, मैं 5 5 5 5 करके कराती हूँ। तो इफ यू गाइज आर ओके विद दैट तो मैं डीपीपीज क्लास में करवाना शुरू कर देती हूँ। देने के बाद बुंदेलखंड कॉलेज, काजल सागर वाला एमपी, सागर की बात करें, माई सिस्टर इज पास आउट फ्रॉम दैट, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से पास आउट है वो। तो फिर मेरा एक बच्चा वहाँ से भी पास आउट है, जबलपुर में कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, वहाँ से पास आउट है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने एमबीबीएस एमजीएम इंदौर से किया और उसने एमडी मेडिसिन किया है फ्रॉम हियर जीआरएमसी ग्वालियर, गजरा राजा से। नहीं कराना है? कराना है, चलो करा लेंगे, है ना? ज्यादा एपन्यूस्टिक सेंटर क्या होता है बेटा? एपन्यूस्टिक सेंटर को जनरली हम बोल देते हैं कि न्यूमोटैक्सिक एपन्यूस्टिक एक है, पर एक नहीं होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर अलग होता है, ये भी बेटा आपके पॉन्स में ही होता है और ये भी श्वसन को
कंट्रोल करने में या उसके रेगुलेशन में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो। व्यावसायिक श्वसन रोग बेटा ऐसे श्वसन रोग हैं जो व्यवसाय से संबंधित है, व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित, यानी कि आगे क्या नहीं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब मैडम कैसा ऑक्यूपेशन, तो जैसे आपका एक हो सकता है, क्या व्यवसाय क्या क्या हो सकता है, तो व्यवसाय की अगर हम बात करें, ये बेटा आपका एस्बेस्टोसिस हो सकता है, सिलिकोसिस हो सकता है, जनरली तो हम यही दो बोलते हैं। इसके अलावा नियोसिस हो सकता है, इसे हम ब्राउन लंग्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशन मतलब कि आप जहां काम कर रहे हो उस काम की वजह से आपको हुआ है। जैसे एस्बेस्टोसिस की अगर हम बात करें, तो जो लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, है ना, वो पूरे टाइम रुई के बीच में रहते हैं। अब रुई सॉलिड तो है नहीं, रुई के तो ऐसे रेशे पूरे टाइम आपके आसपास मतलब फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसी एयर में सांस भी ले रहे हो जहां पे रुई के रेशे जा रहे हैं। अब वो जब बेटा आप सांस लेते हो तो रुई के एकदम बारीक बारीक रेशे सांस के साथ आपकी श्वसन नाल में या श्वसन मार्ग में जाते हैं। एस्बेस्टोसिस, इसको तो यही बोलेंगे ना, सिलिकोसिस, एक्चुअली सिलिकोसिस होता है, बिस्नियोसिस, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, अगर आप पत्थर घिसाई में काम कर रहे हैं, ठीक है, पत्थर घिसाई में, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में, तो पत्थर को काटा जाएगा, घिसा जाएगा, तो उससे एकदम बारीक बारीक डस्ट के पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो इतने बारीक होते हैं कि आपके जब आप सांस लेते हो तो आपके वायु के साथ अंदर जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो हम देखें तो हम कहेंगे कि मैडम हमारा जो संचालन भाग है ना, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि जो भी आप वायु अंदर ले रहे हो उसको सबसे पहले श्वसन मार्ग तक पहुंचाना। दूसरा उसका काम होता है कि वायु के साथ अगर कोई भी बाहरी कण जा रहे हैं तो उन बाहरी कणों को ट्रैप कर लेना। तीसरा उसका काम होता है जो भी वायु आप अंदर ले रहे हो उसको शरीर ताप तक लाना। चौथा उसका काम होता है वायु को नम करना। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, आपका जो श्वसन मार्ग है इसकी भी एक कैपेसिटी है कि ठीक है, अगर आप घंटे 2 घंटे के लिए बाहर निकले हो, उसमें आपकी वायु के साथ गंदे पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं तो उसको ट्रैप कर लेगा। अब आप डेली 10-10 घंटे पत्थर घिसाई इंडस्ट्री में बैठ करके घिस रहे हो, डेली आपके वो स्टोन के छोटे छोटे कण आपके श्वसन मार्ग में जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है बेटा जब आपका श्वसन तंत्र उसके आगे हार जाता है, और जब वो हार जाता है तो बेटा वो कण के पार्टिकल्स धीरे धीरे आपके श्वसन मार्ग तक चले जाते हैं। ठीक है, या श्वसन पथ तक चले जाते हैं, जिनके चलते बेटा फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, इसके चलते क्या होती है, रेशा मेहता, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। एस्बेस्टोसिस में बेटा आपके कॉटन फाइबर्स वगैरह, अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, बिस्नियोसिस अगर आप कोल माइंस वगैरह में काम कर रहे हो, ठीक है, पूरे टाइम वो कोयले का धुआं, ठीक है, कोल माइंस में अगर आप काम कर रहे हो, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पूरे टाइम फ्यूम्स या स्मोक, गंदा धुआं सब आपके एयर के साथ अंदर जा रहा है, तो इन सब के चलते बेटा आपके कहीं ना कहीं लंग्स खराब हो रहे हैं, और लंग्स के अंदर फाइबर्स, जो फाइब्रस टिश्यू है वो ग्रो करने लग जाता है, जो कि आगे अल्टीमेटली आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करता है। तो ये हो गया आपका व्यावसायिक श्वसन रोग। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इससे बचाव के लिए आप फेस मास्क का उपयोग करें। ठीक है, फेस मास्क का उपयोग करें, जिससे कि अगर आप सांस लेंगे भी तो आगे मास्क है ना, तो मास्क वो धूल के कणों को अंदर तक नहीं जाने देगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बेटा, दीक्षा बहुत सारे होते हैं।
मेन आपके एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस जनरली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में हिंदी में दिया है, इंग्लिश में नहीं दिया है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस है श्वसनी शोथ, ठीक है। तो ये वाला जो रोग है ना, यहाँ पे हमने अस्थमा में लिखा है, तो श्वसनिका और श्वसनिका शोथ बेटा, इसको हम ब्रोंकाइटिस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रोंकाइटिस भी बोल देते हैं, इसी को हम ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ भी कह देते हैं। इंग्लिश में ये नहीं लिखा है, हिंदी में ही अलग से लिखा है, तो ये ब्रोंकाइटिस ही है, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। दिव्यांशु, तुम अगर साथ देने का वादा करो, ये तो हम सुना चुके हैं, और आज तो तुम्हारा एक्स्ट्रा साथ मुझे चाहिए ही नहीं। आज तो हम 3 बजे से पहले ही तुम्हें छोड़ देंगे। बोलो ये 5 मिनट तुम्हें छोड़ते हैं। मैम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे अस्थमा और एम्फाइसेमा से आते हैं। मैच दी फॉलोइंग। श्वसनी शोथ किस में होता है? अस्थमा में। कूपिकाओं की भित्ति किस में डैमेज होती है? एम्फाइसेमा में। स्मोकिंग की वजह से कौन सा होता है? एम्फाइसेमा होता है। आपके एलर्जिक कंडीशन कौन सी है? अस्थमा है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एमबीबीएस की सीट मिल जाती है क्या 555 में? देखो बेटा, आप कभी भी ना नंबर की बात नहीं कर सकते जब तक आप पेपर नहीं देते। अब जैसे इस साल का अगर हम पेपर देखें तो जो रीनीट हुआ है 2026 का, इसमें बेटा कट ऑफ नीचे गई है क्योंकि पेपर वॉज हार्ड। तो अभी 555 पे एमबीबीएस की सीट आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नीट 2026 का पेपर देखेंगे 3 मई वाला, उसके हिसाब से 650 के नीचे आपको सीट, मतलब या यूं कह लो 630 के नीचे सीट मिलना बहुत मुश्किल था जनरल कैटेगरी। तो हमेशा आप कभी भी नंबर की बात मत किया करो। पेपर देने के बाद हम नंबर की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपने पेपर नहीं दिया, आप अगले साल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमेशा 650 प्लस की कोशिश करें, क्योंकि बेटा पेपर कितना भी हार्ड आएगा 650 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, आप रैंक की बात करो कि मैडम अगर मुझे मेडिकल सीट चाहिए और मैं जनरल कैटेगरी से हूं या मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, तो आप कोशिश करिए कि आपकी रैंक 30,000 के अंदर आए। ऑल इंडिया रैंक शुड बी अंडर 30,000 अगर आप जनरल और एससी, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं बेटा, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 70-80 हजार तक भी है, तो आपको कॉलेज मिल जाता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 1.25 लाख तक भी है, तो आपको सीट मिल जाती है। और अगर आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं बेटा, तो आपको 4-5 लाख रैंक पे भी सीट मिल जाती है, वो वाली चीज। तो हम रैंक पे बात कर सकते हैं, हम नंबर पे बात कभी नहीं कर सकते। पेपर देने के बाद हम नंबर पे बात कर सकते हैं कि पेपर इजी था, कट ऑफ आई जाएगी, इतने नंबर पे सीट मिलेगी। पेपर टफ था, कट ऑफ लो जाएगी, इतने नंबर पे सीट मिलेगी। तो अब हम जो पेपर्स हो चुके हैं उनकी हम नंबर पे बात कर सकते हैं। आने वाले समय में जो पेपर्स होंगे हम उनमें नंबर पे बात नहीं कर सकते। आप समझिए इस बात को। आने वाले समय में जो पेपर होंगे बेटा, उसमें हम केवल रैंक पे बात कर सकते हैं कि इफ यू गाइज वांट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल सीट, कोई सी मिल जाए मैडम, बस मिल जाए सरकारी मेडिकल सीट, तो आपको जनरल और ओबीसी वालों को अपनी, ईडब्ल्यूएस वाले भी अलग नहीं हो, तुम लोग 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता है। आपको अपनी रैंक 30,000 के अंदर लाने की कोशिश करनी है। समझे कि नहीं? वेटनरी इज वेरी गुड। मतलब मैं तो पर्सनली सजेस्ट करती हूँ लड़कों को कि अगर एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिलता है, बेटर देन बीएमएस, गो फॉर वेटनरी। खूब लोग अपने गाय भैंस पालते हैं, खूब उनको चाहिए उसके लिए डॉक्टर। शहरों में आ जाओ, कुत्ते बिल्ली के लिए लोग 1000-1000 रुपए फीस देते हैं, अपनी फीस देते हैं और कुत्ते बिल्ली की अलग फीस देते हैं 1000। भाई मेरी छोटी बहन ने बिल्ली पाली हुई है, वो अपने लिए 1000 रुपए का टॉप खरीदने में सोचती है, अपने बिल्ली के लिए वो 2-2 हजार का खाना मंगाती है। कैसे? मैं तो नहीं मंगा सकती। बिल्ली के लिए खाना अलग मंगाती है, उसके बर्तन अलग मंगाती है, उसके कपड़े अलग मंगाती है, उसके वो वैक्सीन अलग लगवाती है, उसकी ग्रूमिंग के लिए ले जाती है। तो उसको बोलो कि अपने बाल कटा लो लुक्स और गीतांजलि में लाके, कौन इतना महंगा कटाएगा? और अपनी बिल्ली के बाल कटाने के लिए वो अलग से 800 रुपए देती है भाई। तो अगर बीडीएस एमबीबीएस नहीं मिल रहा, गो फॉर वेटनरी। वेटनरी जानवरों के, ढोरों के डॉक्टर, ठीक है ना? डन है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म है इसके साथ हमारा। दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोथ होता है। श्वासन के समय बेटा घरघराहट की आवाज होती है, ठीक है, और सांस लेने में कठिनाई होती है, डिज्निया, ठीक है। श्वसनी शोथ की अगर हम बात करें तो श्वसनी का शोथ है जिसके विशेष लक्षण वही श्वसनी में सूजन और जलन का होना, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति अगर हम एम्फाइसीमा की बात करें तो ये बेटा एक चिरकालिक रोग है जिसमें जो आपकी एल्वियुलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि गैसों के विनिमय की सतह घट जाती है, और धूम्रपान इसका मेन कारण है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये आपके उद्योग से संबंधित होती है, मतलब आप काम कहाँ कर रहे हो उससे संबंधित है। अब जैसे
ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स अगर हम बोले, ये तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी हो गए कि आपके काम से संबंधित रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या हो सकती हैं। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर की, काम से रिलेटेड डिजीज को, जैसे मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ टीचर, मेरे को कौन सी बीमारी, मेरा गला खराब हो चुका है, दिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। टीचर्स के साथ दो प्रॉब्लम होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, एक गला, दूसरा वेरिकोज वेन्स, क्योंकि 6-6 घंटे खड़े रहते हैं, स्कूलों में भी आजकल बैठना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स। डॉक्टर्स में कौन सी बीमारी होने की संभावना है, एक तो इतना पढ़ना पड़ता है, आंखें, दूसरा बेटा उनको खड़े होकर के 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सर्जरीज करनी पड़ती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम डॉक्टर्स में बहुत कॉमन है, ठीक है, ये उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। इसके अलावा टेलर की अगर हम बात करें, तो टेलर की बात अगर हम करें तो पूरे टाइम वो धागा अपने दांतों से काट रहे हैं, तो उनके दांत में यहाँ पे ना ऐसे लाइंस बन जाती हैं, ये उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। समझे कि नहीं? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो आपके काम से संबंधित है। अब काम से संबंधित श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, वो ये हो गए। पीडब्ल्यू में क्या आता है पंकज? पीडब्ल्यूडी बेटा मतलब वो बच्चे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको पोलियो हो या जिनका हाथ या पैर किसी भी तरीके से, अगर उनके शरीर में किसी भी तरीके की समस्या है, कलर ब्लाइंड हो, जिनको रंग वंग नहीं दिखते हैं, ये काफी सारी मतलब कैटेगरीज होती है अलग अलग पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी के चक्कर में एक रीसेंट केस आया था, एक बच्चे ने अपना मतलब ऊपर से कूद के पैर तोड़ लिया कि अब मैं पीडब्ल्यूडी हो जाऊंगा, मुझे कम नंबर पे सीट मिल जाएगी, ना उसे सीट मिली, पैर और तुड़ा के बैठ गए। समझे कि नहीं? चलो, शिवम बोल रहे मैम हमने अपनी भैंस के लिए एसी लगवाया है। वो एक मैंने रील देखी थी, भैंस टीवी देख के दूध देती है तो भैंस के लिए टीवी भी लगवा लो। चलो, तो व्यावसायिक श्वसन रोग की अगर हम बात करें तो ये आपके उद्योग से संबंधित हो, जैसे पत्थर की घिसाई, पिसाई, तोड़ना, ठीक है, इतना धूल वगैरह के कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उनको पूरी तरीके से निष्प्रभावी यानी कि इनफेक्टिव नहीं कर पाती है। लंबे समय तक बेटा ऐसा होता है तो आपके इसके लंग्स के अंदर बेटा जो फाइबर्स टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो जाती है, जिसके चलते फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है, और इसमें श्रमिकों को मुख आवरण यानी कि फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, डन है मैम। पाने कमेंट नहीं है समीर, देखो मेरे को तुमसे दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे, दिखते नहीं है, इतने सारे बच्चे एक साथ कमेंट करते कैसे दिखेंगे बताओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो, पतला कैसे हुए? पता नहीं यार, हो ही जाते हैं, पतला होने में बड़ी मेहनत लगती है, क्या चल रहा है यहाँ पे पता नहीं। पहला क्वेश्चन देख लो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंतः श्वसन के समय निम्न में से कौन सी घटना होती है? हाँ जी, इनहेलेशन के दौरान इनमें से क्या होता है? ध्यान से पढ़ लो। पहला, डायफ्राम और बाहरी अंतरपर्शक पेशियां संकुचित होती हैं, डायफ्राम और आंतरिक अंतरपर्शक पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ए और सी दोनों, ठीक है, पढ़ लो, फिर मैं पोल स्टार्ट करती हूँ। मैम मेरे डॉग का बहुत खर्चा है, होगा भैया हर्ष, होगा। हम जब छोटे थे तो मम्मी से कहते थे कुत्ता पाल लो, मम्मी कहती तुम लोग हो तो 3 कुत्ते नहीं संभल रहे मुझसे चौथा नहीं पालूंगी, पर आ गई थी बाद में एक बिच, पापा ले आए थे। मम्मियां तो प्रो होती हैं भाई बेइज्जती करने में, प्रो। डीपीपी आ गई कि एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। तुम अगर साथ देने का। Dear parents, we will be celebrating Independence Day on Thursday, that is 13th August. To make the occasion special, kindly send your ward dressed as their favorite freedom fighter. Thank you for your support and cooperation. Regards, HRTs. बताओ, हमारे लड़के को कल फ्रीडम फाइटर बना के भेजना है, और ना केवल फ्रीडम फाइटर बनाना है, हमें उन्हें फ्रीडम फाइटर किसी जो भी वो बन रहे हैं उसकी 4 लाइनें भी याद करानी है। 2 हफ्ते पहले हमारे लड़के के स्कूल में हुआ था कि इसको घर में किसी एक के बारे में 4 लाइनें बोलनी है। ही कैन स्पीक, घर में पापा मम्मी किसी के भी बारे में वो 4 लाइनें आराम से उसने अपने पापा के बारे में 4 लाइनें बोल दी। पिछले हफ्ते आया कि आपको अपने बच्चे को स्कूल के बारे में 4 लाइनें याद करा के भेजनी, भाई उसने बोल दी कि आई लव माई स्कूल नेम इज दिस, मेरे स्कूल में ये जो वो देखता है उसने सब बता दिया।
अब आ जाया है कि बच्चे को फ्रीडम फाइटर के ऊपर कुछ बोलना है। भाई मेरा लड़का किसी फ्रीडम फाइटर को भी नहीं जानता है, कैसे बोलेगा? उसने तो अपने पर दादा भी नहीं देखे। अब रटाने में तो मैं तुम लोगों को ही बेटा नहीं सपोर्ट करती हूँ। मैम दमा आनुवांशिक रोग हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि दमा एलर्जी है। एलर्जी कुड बी जेनेटिक, एलर्जी जेनेटिक हो सकती है। अगर आपके घर में किसी को एलर्जी है तो आपको भी एलर्जी होने की संभावना है। ठीक है, क्या बनाए हम उन्हें, क्या याद कराएं? तो अंतः श्वसन के दौरान हमने क्या देखा था? डायफ्राम संकुचन, चपटा हो जाएगा। बाह्य अंतरापर्शक पेशियां संकुचन, पुरोस्थी और पसलियां बाहर और ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से कुल जो आपका थोरासिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अंतराफुफ्फुसीय आयतन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर वायु दाब कम हो जाएगा। वायु दाब कम होने की वजह से वायु बाहर से अंदर आ जाएगी। ऐसा ही था। ठीक है, तो मेरे लड़के को भी एलर्जी है यार। डायफ्राम और ईआईसीएम संकुचित होंगी, डायफ्राम और आईआईसीएम बिल्कुल नहीं। अंतः फुफ्फुसीय दाब जो है वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तभी बाहर से वायु अंदर जाएगी। ए और सी दोनों। क्या फ्रीडम फाइटर बनाए हमने, तो उसे यही नहीं पता फ्रीडम फाइटर क्या होता है, बताओ। और मैं रटा नहीं समझ, तुम लोगों को नहीं रटाती उसको। क्या झांसी की रानी तो नहीं बना सकती ना, झांसी का राजा था नहीं कोई ऐसा। 83% बच्चों का सही है। नाइस लैला जी, लिख के दे दे। चलो, गजेंद्र एंड निखिल, एमपी द हार्ट ऑफ इंडिया। अरे यार, एमपी में दिल हो बच्चे सा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में पृथक होता है? मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बनाता है? कहां पर? भगत सिंह, पढ़ लो एक बार ऑप्शन। दादी को अस्थमा है, हो सकता तुम्हें ना हो, तुम्हारी औलाद को हो जाए, वेरी कॉमन। मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है, एलर्जी है, मुझे तो नहीं है, मेरी दीदी को नहीं है, मेरी दीदी की बेटी को नहीं है, मेरी औलाद को हो गई। एलर्जी रन्स इन जीन्स। मेरी दादी को है, यस। पापा को नहीं है, मम्मी को भी नहीं है, दादी को है, सिस्टर को है, मेरी औलाद को आ गई। हाँ जी, कहां पर HbO2 टूट करके Hb और O2 में हाइपोक्सिया क्या होता है बेटा? हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। मेरी सिस्टर क्या करती है? मेरी एक सिस्टर शी इज सेमी गवर्नमेंट टीचर एंड मेरी एक सिस्टर इज एनेस्थेटिस्ट, MBBS MD एनेस्थीसिया। तो कब बेटा टूटेगा? जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, हर समय ऑक्सीजन के निरपेक्ष। और ऊतक में दाब, ये ऊतक में दाब क्या है भाई? ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर? ऑक्सीजन और, हाँ ठीक है, कम ऑक्सीजन होगा वहां, और ऊतक में दाब नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ऊतक के स्तर पर जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां पर बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, कम ऑक्सीजन और ऊतक में उच्च नहीं होगा, समान ऑक्सीजन नहीं, हर समय नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए। लेट्स चेक। केवल 23% बच्चों का सही है, अंश, जायद एंड सूरज। वेरी गुड। अगला बेटा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, डैश तापमान ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को डैश और विस्थापित करता है। बढ़ा हुआ तापमान किस तरफ विस्थापित करता है, घटा हुआ तापमान किस तरफ विस्थापित करता है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग नहीं था वो, दावा हटा दो तो सही था ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर टूटेगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। सीधी बात है, जहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा। और दूसरा ऐसा होता है ऊतक के स्तर पर। ठीक है, पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा। पोल अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो ये टेक्निकल एरर है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच बता रही हूँ। बाल झड़ रहे हैं अंकित यार, सबके झड़ रहे हैं, मेरे खुद इतने झड़ रहे हैं क्या बताऊं मैं। हाँ वो आ गई है मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन बताया था? 5 DPPs हैं, आज आपकी 5वीं आ जाएगी आई गेस। क्वेश्चन नंबर DPP 4 का बताया था ना? कौन सा क्वेश्चन बताया था बेटा, एक बार पूछ लेना।
डी। तो सीधी बात है, अगर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये आपका कर्व राइट शिफ्ट होगा, आया नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से तोड़ दिया जाएगा और देर से जुड़ेगा, राइट शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर कम होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा बाएं शिफ्ट होगा, सही है, टेम्परेचर ज्यादा होगा दाएं शिफ्ट होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा दाएं शिफ्ट नहीं होगा, ए और बी दोनों सही है। यस, कम टेम्परेचर पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे राइट शिफ्ट होगा, ए और बी दोनों सही है, आंसर विल बी डी। लेट्स चेक, 62% बच्चों का लगभग सही है। लैला जी, दिलकेश, सुनील, दिलकेश आज बड़ी देर में नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, सो श्वसन केंद्र मध्यांश का रसोसंवेदी क्षेत्र किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला में है, ठीक है, उसमें जो रसोसंवेदी हैं, जो कीमोसेंसिटिव एरियाज हैं, वो किससे अफेक्ट होते हैं? गलत है मैम, क्या गलत है बेटा? डीपीपी 3 का 5th क्वेश्चन, डीपीपी 3 का 5th क्वेश्चन, डीपीपी 3 का 5th क्वेश्चन, 1 2 3 4। स्वस्थ मनुष्य लगभग मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वसित या निश्वसित कर सकता है। प्रति मिनट ना बेटा 6 से 8,000, ए होगा उसका। तो किससे बेटा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ा हुआ है और अगर आपकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है ना, अल्प नहीं, अधिक CO2 और हाइड्रोजन आयन अधिक O2 नहीं, आंसर हो जाएगा सी, है ना। ऑक्सीजन से तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ओहो पोली स्टार्ट नहीं किया था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक बच्चा बोला डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव में लगभग समान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? इक्वल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है वायु कूपिका और ऊतक में। तो वायु कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 104, ऊतक में होता है बेटा आपका 40, नहीं है। ऑक्सीकृत रुधिर और अनऑक्सीकृत रुधिर में गलत, ऑक्सीकृत रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 होता है, अनऑक्सीकृत में 40 होता है। वायु कूपिका और ऑक्सीकृत रुधिर में, वायु कूपिका में बेटा होता है ये आपका 104, ऑक्सीकृत में मानव में लगभग समान कहीं नहीं पाया जाता है, वायु कूपिका और अनऑक्सीकृत में। इसका तो कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर क्या दिया हुआ है? 2 का आंसर सी दिया हुआ है, वायु कूपिका और ऑक्सीकृत रुधिर में लगभग समान बोल दिया है, तो 95 और 104 काफी पास है। अदरवाइज पहले वाले में वायु कूपिका और ऊतक में तो देखो 104 और 40 का डिफरेंस है, दूसरे वाले में ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत में 95 और 40 है, तीसरे वाले में वायु कूपिका और अनऑक्सीकृत में आपका वही 95 और 104 है, तो 9 का ही डिफरेंस है ना, वो वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गैसों की घुलनशीलता विसरण की दर को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है भाई साहब, हमने बोला था ना, गैसों की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी विसरण उतनी जल्दी हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा है। यस, तो जल्दी घुलेगी वो। और आगे बेटा ये क्या लिख रहा है? आगे लिख रहा है उच्च घुलनशीलता वाली गैस कम घुलनशीलता वाली गैस की तुलना में तेज गति से विसरित होगी, दोनों सही है। और इसी तरीके से तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। अब मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी आप असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करते हैं तो पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो, दोनों सही है तो ठीक है। अब अगर एक सही एक गलत है तो आंसर वैसे ही आ जाएगा ना। प्रॉब्लम है डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू में सेम नहीं होगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड में होता है आपका 40, टिश्यू के अंदर होता है आपका 40। कहाँ है ऑप्शन? वायु कूपिका ऊतक ऑक्सीजन, पर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है ना बेटा, वहां तो बराबर होती है ना, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से तो लगभग समान आपका वायु कूपिका 104 और आपके ऑक्सीजन तक 95 वो वाला आएगा, ठीक है। अब इसमें था बेटा आपका उच्च, अब पहले तो दोनों आपके आंसर सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है तो आ गया। अब वो उसको व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हम पहले कारण पढ़ेंगे बाद में कथन पढ़ेंगे। कारण क्या बोल रहा है कि उच्च घुलनशीलता वाली गैस कम घुलनशीलता वाली गैस की तुलना में जल्दी विसरित होती है, विच इज ट्रू, क्योंकि
गैसों की घुलनशीलता विसरण की दर को प्रभावित करती है। तो दोनों सही है और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलो बैकलॉग हो गया 30 मिनट का, अमित कंप्लीट करो। तो इसका आंसर था अपना सी। लेट्स चेक। 95% बच्चों ने, यहाँ पे भी तुम सही नहीं कर पाए, बाद में देख करके हैं। जैना, नीलेश और निखिल। ओवरऑल अगर हम लीडर बोर्ड देखें तो कुछ जा, कुणाल, यार एक कट जाता है पता नहीं क्यों, सत्यम, नीरज, ऋषभ, आशीष, शिवांगी, सुधाकर। आज वीडियो कॉल कर लें क्या? को सेटिंग करवाती हूँ, आज टाइम है ना हमारे पास। औलाद भी सो रही है, बढ़िया यार। मेरा पति इतना पगलाया रहता है दिन भर थैंक यू सुनने के लिए। सॉरी तो मैं बोल नहीं सकती। मेरा एक काम कर दिया है तो मैंने ऐसे थम्स अप कर दिया। इज लाइक थैंक यू सो मच कौन बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगी। अभिषेक जी अगर पॉसिबल है तो प्लीज वीडियो कॉल कर लें, आज चैप्टर खत्म हो गया, टाइम है, प्लीज सेटिंग कर दीजिए। होमवर्क में आप देख लीजिएगा, डीपीपी 1 से लेकर के 5 आपको करनी है। मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं सारे एक्सरसाइज के। ठीक है, एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स है तो वो भी लगा लीजिए। अपना बढ़िया ध्यान रखिए। आज हम गाना ना सुन के वीडियो कॉल करेंगे। टाइम है आज तो कर लेते हैं, वरना तो कहीं टाइम होता है। एक रॉन्ग हो गया, कोशिश करो ना हो। हु विल से थैंक यू सो मच क्वेश्चन मार्क? मैं तो नहीं बोलूंगी ना, जो बोले उससे सुन लो। मैम आप पतले हो रहे हो? कभी कभी मुझे भी ऐसी गलतफहमी हो जाती है। डीपीपी बनाना पड़ेगा, डीपीपी बिल्कुल बनाओ, लिखनी नहीं है, डीपीपी सिर्फ सॉल्व करनी है। एंड मैं सबसे पहले इस बच्चे को वीडियो कॉल करना चाहूंगी जिसका नाम नहीं दिख रहा है। एच जी का क्या नाम होगा? हर्ष गुप्ता नाम है क्या? गर्ग, गर्ग है कोई? हर्षित गर्ग है क्या? मैम एमजीएम इंदौर में कितने में मिल जाता है? मिल जाता है यार, अगर आपकी स्टेट रैंक अंडर 2 मतलब अंडर 300-400 है तो मिल जाता है, क्योंकि टॉप के बच्चे तो आगे बाहर निकल जाते हैं ना। हाँ, स्टार्ट करें। लेट्स कॉल एच जी। जिसको जाना है दे कैन लीव द क्लास नाउ। मुझे सुनाई नहीं दे रही है आवाज, एक बार देख लेना प्लीज। रैंडम अभिषेक जी लगा रहे हैं कॉल, तो आवाज नहीं आ रही है, एक बार प्लीज अभिषेक देख लेना। स्नेहा, मैं इसलिए वीडियो कॉल नहीं करती हूँ, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, बात हो नहीं पाती है। स्नेहा राइट? हेलो मैम, नमस्ते। हेलो बेटा, हेलो हेलो, नमस्ते, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। जूलॉजी मैम अच्छी चल रही है, समझ में भी बढ़िया आ रही है। क्वेश्चंस लगा रहे हो? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? मैम नो मैम। कोई सजेशन देना चाहते हैं आप मुझे? मैम नहीं। कुछ और सुधार करना हो तो आप बता सकते हैं। मैम यही है, मैं जीके भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ, समझ में भी आ रही है, तो मैम अभी कोई डाउट तो नहीं है मेरे को। और टेस्ट में स्कोर क्या चल रहे हैं? मैम 520 है। 520 है, चलो और इम्प्रूव करो इसको। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। नेक्स्ट, यहां से नहीं लगेगा क्या अभिषेक? रैंडम कॉल लग रहा है यार सामने से। हेलो। हेलो बेबी, क्या नाम है बेटा? हेलो मैम। हेलो हेलो, क्या नाम है बेटा? हर्षी। हर्षी, हर्षी गर्ग? हाँ
तो ये सेकंड रैंक पे आप ही हो क्या? यस मैम। ओह नाइस, पर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा, प्लीज इफ पॉसिबल। वीडियो ऑफ कर रखा है आपने? यस मैम। ऑन कर लो, नजर लग जाएगी। मैम ऑन कर लो। हेलो बेटा, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई दिक्कत? क्वेश्चंस बन रहे हैं? चलो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? यस, कौन जुड़ा है बेटा? अपना नाम बताएंगे आप एक बार? आपको क्यों नहीं दिख रहा है यार, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, क्या नाम है बेटा? जी। हेलो हेलो, क्या नाम है बेटा? हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है? हेलो हेलो, क्या नाम है? हेलो मैम, मैं दिव्यांशु। आप, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? तुम ही हो जो गाना मांग रहे हो तब से? तुम ही हो जो गाना? यस मैम। कैसा है? कैसा है? बढ़िया है। पढ़ाई कैसी चल रही है? और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। जूलॉजी में कोई दिक्कत? जूलॉजी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आपके देते कोई दिक्कत हो जाए, सोच। माय गॉड, थैंक यू सो मच। डीपीपीस बन रही है, क्वेश्चंस लगा रहे हो? थैंक यू सो मच। डीपीटीज बनती है? हाँ मैम, बन जाती हैं। एक तो नहीं हो पाती हैं बस। तो उसको एक बार वापस से लेक्चर देखा करो, या तो आप उसको एक बार वापस से लेक्चर नोट्स देखा करो, या आप एनसीईआरटी देखा करो, बन नोट्स जाएंगे। देखा ठीक करो, है, एनसीईआरटी देखा डीपीपीस करो, को बन हल्के में नहीं लेना है, जाएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन है, एमटीजी को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वन जुड़ रहा है हमारे साथ? बाय मैम। बाय 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 बाय। कोई बच्ची जुड़ी है? हाँ जी, बच्ची हमसे बात करने आई गेस, छत पे आई है। क्या नाम है बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही है बेटा। आई एम जस्ट रीडिंग योर लिप्स। दिव्यांशु, यू कैन डिस्कनेक्ट बेटा। हेलो काजल, यस, कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? जूलॉजी में कोई दिक्कत? भैया अभिषेक जी और बच्चों को भी ऐड कर लो, कुछ कहना है? थैंक यू सो मच। चलो, और कुछ? डीपीपीस लगा रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो? चलो, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट कौन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है? जैसे जैसे बात होती जा रही है प्लीज डिस्कनेक्ट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारे साथ कौन कनेक्ट हुआ है? लेट मी चेक। कोई तो दिख रहा था काजल के नीचे वहां पे स्क्रीन पे। हेलो हेलो हेलो, नाम बताएंगे बेटा आप पहले अपना? सुनील। सुनील, कैसे हैं बेटा? बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान, कमल के यहाँ से। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? वीडियो आपका ऑफ है बेटा। हेलो। हाँ जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। जूलॉजी में कोई दिक्कत? नहीं। डीपीपी मॉड्यूल एमटीजी सब बन रहा है? हाँ। हाँ, बढ़िया, ध्यान रखो फिर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट और कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो हेलो हेलो, एक एक करके कौन बोल रहा है बेटा? नाम बताओगे एक बार अपना? हेलो मैम। हेलो बेटा, नाम बताइए एंड प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, आई कैंट सी यू। हेलो हेलो, नाम बताओ बेटा। हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, वीडियो ऑन करो, मुझे किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है, कांट सी एनीवन्स। वाहिद खान को मैंने यहाँ से ऐड किया है बेटा। हाँ हाँ, कौन आया ये? यस बेटा, अपना नाम बताओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना, अर्चना, यस, अर्चना कहाँ से बोल रहे हो बेटा?
यूपी में कहाँ से? यूपी बहुत बड़ा है भाई। भदोई, ओके। कैसी चल रही है पढ़ाई? जूलॉजी समझ में आ रही है? चलो डीवीपीज लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज्यादा लगा सकते हो, अपना ध्यान रखो। मैम मॉड्यूल ले ले, जरूरी है इसे लेना? बेटा कुछ तो चाहिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इधर मॉड्यूल और एमटीजी। यस मैम, मेरे पास एनसीईआरटी है और मॉड्यूल ले ले। ले लो बेटा। ओके, नेक्स्ट कौन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। हेलो मैम। हेलो 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 बेटा, अपना नाम बताओ और वीडियो ऑन करो। अर्चना यू कैन डिस्कनेक्ट। यस बेटा, आवाज आ रही है आपकी, प्रॉपर आ रही है। ओके मैम। ओके बाय। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो। बेटा आप सिर्फ हेलो बोल रहे हो, आगे भी तो बोलो। ये बच्ची हमारे साथ कोई कनेक्ट हुई है, क्या नाम है? मैम अंकित मोरवा। अंकित, अंकित यस। कहाँ से बोल रहे हैं अंकित आप? मैम करौली से। करौली यूपी। कैसी चल रही है पढ़ाई? नहीं मैम, राजस्थान। करौली राजस्थान, ओके सॉरी सॉरी। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है मैम। जूलॉजी बढ़िया? हाँ मैम। कोई दिक्कत? नहीं है मैम। मैम शुरू में बैकलॉग हो गया था, लेट चालू किया था, इसलिए तो वो कवर कर दिया है। वेरी गुड। गाया तो नहीं ना क्लास में मैडम बैकलॉग बैकलॉग, ऐसा तो नहीं किया ना तुमने? नहीं किया मैम। इसीलिए हो गया बैकलॉग। तो जो लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं मैडम बैकलॉग हो गया, बैकलॉग, बेटा बैकलॉग पढ़ने से होगा, गाने से नहीं होगा। चलो अपना ध्यान रखो अंकित। नेक्स्ट हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी है, क्या नाम है बेटा आपका? हेलो मैम। हेलो हेलो, क्या नाम है? चंचल। कितनी चंचल हो तुम? ठीक है, कहाँ से हो बेटा? फरीदाबाद से? फिरोजाबाद यूपी, ओके फाइन। हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं बहुत बढ़िया, आप लोगों के सामने। कोई दिक्कत? ऑल द बेस्ट। फिर क्वेश्चंस लगाओ। ओके, अभिषेक भैया सुन लो भाई, बच्चे आपके हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया हमें भी ऐड कर लो। वाहिद को मैंने कनेक्ट किया है, वाहिद ने उठाया नहीं है। चलिए, और कौन हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है जल्दी प्लीज? हेलो, क्या नाम है? हेलो मैम, मैं जयपुर। जयपुर से बोल रहे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मैम जयप्रकाश। अच्छा जयप्रकाश बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मैम यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़ से, हाँ जी। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया मैम। जूलॉजी बढ़िया मैम। सब समझ में आ रही है? क्वेश्चंस लगा रहे हैं? हाँ। कोई बैकलॉग? नहीं मैम, बिल्कुल बैकलॉग। नंबर कैसे आ रहे हैं टेस्ट में? मैम नंबर टेस्ट में पूरे गलत हो गए थे, मेरे हड़बड़ी में। कोई बात नहीं, 120 आ रहे थे। वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन उससे घबराना नहीं है, अभी पूरा साल पड़ा है। अभी हम पूरी साल में 120 से आराम से 620 तक जा सकते हैं। बस टेस्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। क्या नाम है बेटा आपका? ठीक है मैम। नाम क्या है बेटा आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, जयप्रकाश, नाइस। जयप्रकाश, मैं फिर आपसे कनेक्ट करूंगी 6 महीने बाद, तब मुझे ये 120 से 620 चाहिए, ठीक है? चलो। और जूलॉजी का बता रहा हूँ, ये नंबर जूलॉजी के बताइए। अच्छा, जूलॉजी में आउट ऑफ 180 इट्स 120, ओके नाइस नाइस नाइस। फिर इसको तो आप 180 खींचो। ओवरऑल कितना जा रहा है? मैम ओवरऑल टेस्ट में 384 थे। हाँ, तो 384 तो आराम से 6 महीने में 650 खींच सकता है। खींचो, वेरी गुड। जूलॉजी में 120 लेकिन कम है, आप प्लीज जूलॉजी को मिनिमम 160 तक ले जाएं, लास्ट तक अपन 180 खींच ही लेंगे। मैम वो कथन कारण वाले कोई बात नहीं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना हमारी ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? सो मोर यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोर यू बी क्लोज टू नीट। ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट कौन जुड़ा है हमारे साथ? ओके, हाँ, क्या नाम है? हाँ, हेलो मैम। हेलो बेबी, क्या नाम है? हेलो मैम। हेलो मैम मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम यूपी में। यूपी? यूपी में कहाँ से? यूपी से मैम जालौन से। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। जूलॉजी में कोई दिक्कत? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, हेलो बेटा। चलो शिवानी, ओके ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन जुड़ा है हमारे साथ?
अब एक साथ सब जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है? क्या? कौन सा वर्मा? रवि मोहन वर्मा मैम। रवि मोहन वर्मा, यस रवि, कैसी हो रही है पढ़ाई? कहाँ से हो आप? जूलॉजी में किसी को कोई दिक्कत? मैम नहीं, नहीं, शाहजहांपुर से बोल रहे हैं आप? बढ़िया चल रही है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो यार। अगली साल मुझे सिलेक्शन में, इस बार हमारे पास 100 बच्चे। क्या बेटा? आपसे मिलेंगे आगे। बस यही चाहिए मुझे। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे साथ कौन? हेलो बेटा, हेलो, क्या नाम है बेटा अपना? पहले नाम बताओ, नाम बताओ बेटा अपना। हेलो 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 हेलो, नाम बताओ और चालू हो जाओ। मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, अभी आपसे बात हुई थी ना मेरी? यस मैम। हाँ, जूलॉजी में बेटा मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बढ़ेंगे। बायो में मार्क्स हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते टाइम हमें सब आता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कोई एक ऑप्शन लगाना है। हाँ बोलो बेटा, डाउट बोलो अपना। मैंने कोई मॉड्यूल या कोई किताब दी मैं अरे डीपीपी और आप क्वेश्चन आते हैं यही लगाता हूँ मैं, कोई मॉड्यूल ले या डीपीपी कोई वो बुक लेने में। बेटा बुक तो लो, क्योंकि मैं क्लास में 100 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवा सकती, मेरे पास टाइम बाउंडेशन है। तो आपके पास कम से कम एक बुक होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन लगा सकें। ओके, चलो, हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो, नाम बोलो और चालू हो जाओ, क्या बोलना है आपको? हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मोहित बोल रहे हैं, हाँ जी मोहित। एमटीजी बुक का यार मेरे पास, वेट, एमटीजी बुक का मेरे पास रीसेंट वाला अभी फोटो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो मैंने इंस्टाग्राम में एक वो है, मेरा चैनल बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, तो मैंने वहां पर बेटा उसका लिंक डाला हुआ है। बेटा एनसीईआरटी लेनी जरूरी है, यस, वो थ्योरी के लिए। अगर आप नहीं भी लेते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि मैं क्लास में रीड करवाती हूँ, तो आप नोट से यहाँ से भी देख सकते हैं, पर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक जरूर लें। पर वही है, एनसीईआरटी को यार मैं कभी ऐसे नहीं बोलती कि आप एनसीईआरटी एज एन ऑप्शन रखो, एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है। रंगोगे किसको, पढ़ोगे किससे? मैम एनसीईआरटी कितनी बार रीडिंग करनी है? जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम है, मिनिमम 10 बार आपको पढ़नी है नीट के एग्जाम से पहले, बाकी जितनी बार पढ़ लो। हाँ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पढ़े, डेली एक एक टॉपिक ना पढ़े, क्योंकि डेली टॉपिक तो मैं भी पढ़ा रही हूँ, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब बेटा आप पढ़े। ओके, चलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ, अब एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, सिर्फ डाउट पूछो। यस, हाँ बोलो बेटा बोलो। बैकलॉग बेटा कवर करो, लाइव क्लासेस मिस करके पहले बैकलॉग कवर करो, उसके बाद आप लोग लाइव क्लास करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, 3 बजे तक अपनी क्लासेस लो, खाना पीना खा के सो जाओ, उठो, फिर वापस से जो 3 क्लासेस हुई थी उनको वापस से उसी सीक्वेंस में रिवाइज करो, फिर सो जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है बेटा? अगर आप क्लास के टाइम पर ढंग से पढ़ाई करोगे, तो जब हम वापस से सो के उठने के बाद शाम को पढ़ने बैठेंगे, तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक साथ बहुत सारे बच्चों का फोन आ गया भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो बेटा बोलो बोलो बोलो।
बोलो बेटा बोलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा हेलो। बोलो बेटा, हेलो मत बोलो, नमस्ते बोलो और सीधा अपना काम बोलो। दिक्कत क्या है? हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो, हेलो हेलो। मैम प्लीज बात कर लीजिए। बात करो बेटा, बात करो, बात कर लो मत बोलो। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से बोलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा बोलो, बेटा बोलो बहुत ज्यादा बोलो। समय लग जाता है मैम, रिवाइज करता हूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, अभी लगने दो। अभी हमारा बैच शुरू हुआ है, आपको भी टीचर के साथ ट्यून बिठाने में टाइम लगेगा। अभी आपको 1-1 1.5 घंटा लग रहा है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब पूरी तरह से आप इसी पे आ जाओगे। पर कोशिश करो 1-1.5 घंटे के बाद भी कम से कम आप आधे घंटे तो प्रैक्टिस को दो क्वेश्चंस के। मत दो आप 2-2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को, लेकिन आधे घंटे तो आप प्रैक्टिस करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लगा तो फिर और ज्यादा समय 3-4-5 घंटे तक लग जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगना जरूरी भी है बेटा, स्पेशली फिजिक्स में, और शुरू में लगेगा। लास्ट के फिजिक्स के चैप्टर थोड़े इजी है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप फिजिक्स में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्या बेटा? पूरा प्रयास करूंगा मैम, इसको कवर करने। बेस्ट, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैम। बस थैंक यू सो मच बेटा। बस पूरा प्रयास करिए और विद टाइम चीजें बिल्कुल मतलब आपके रिदम में, पेस में आ जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरू में दिक्कत होती है, बिकॉज अभी हमें आदत नहीं है, पर थोड़े दिनों में दिवाली के बाद और अच्छा रिदम बन जाएगा। तो बस लगे रहो। नाइस नाइस, आई नो, कोई बात नहीं। जो कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने देनी है, कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, हेलो बेटा, हाँ जी बोलिए। ओके, हेलो मैं आवेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। जी मैम ये कह रहा था आप क्वेश्चन आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा और मैं समझ से आप 2-4 क्वेश्चन आती है जो उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहते हैं। एमटीजी मेरे पास है, मैं एमटीजी से क्वेश्चन करता हूँ। एमटीजी भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कोई लड़की हमारे साथ कनेक्टेड है बेटा, प्लीज अपना म्यूट करो। वो बच्चा कुछ बोल रहा है, एमटीजी से क्वेश्चन करता हूँ, वो बनते हैं उसके आगे। हेलो मैम, आप सुन रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ बेटा। जी मैम, जी मैं ये कह रहा हूँ एमटीजी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर के। हाँ जी, तो मैम उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगते हैं। हाँ जी। लेकिन जब मैं कभी पीआईक्यू हो गए, जो एक्स्ट्रा मैंने जीबीटी में क्वेश्चन मिलते हैं वो मुझसे कभी-कभी नहीं लगते जीबीटी के क्वेश्चन। एमटीजी के क्वेश्चन हम क्यों नहीं लगते हैं उसका कभी रीजन आपने ढूंढा है, क्यों नहीं लगते हैं? क्यों नहीं लगते हैं उसके क्वेश्चंस? उसका रीजन पता करो कि डीपीपी के क्वेश्चंस क्यों नहीं लग रहे हैं। टॉपिक में कोई दिक्कत है और कुछ है ना? हाँ, तो टॉपिक में अगर आपको दिक्कत लगती है वो वाला टॉपिक दोबारा पढ़ लो, लेक्चर दोबारा देख लो, बस, ठीक है? ओके बेटा, हाँ जी बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, डन डन डन। 2027 के रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम मिलेंगे, हम सेल्फी लेंगे, हम बहुत सारे फोटोज खिंचाएंगे, बहुत सारा डांस करने वाले हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ओके बेटा, हेलो बेटा, हाँ जी। अभिषेक, अब किसी को कनेक्ट नहीं करना प्लीज, हो गया आज के लिए। हाँ बेटा बोलो, मोहित बेटा बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा थी अगर हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, पर मैं जब अकेला बैठता हूँ तो याद करने की कोशिश करता हूँ, मतलब वो टॉपिक रिवाइज भी मतलब ऐसा लगता है कि याद नहीं है, पर क्वेश्चन करता हूँ तो वो सामने आ जाता है कि इसके बाद ये होगा। बहुत अच्छी बात है। जब आप अकेले बैठते हो और आपको लगता है कि मैं चीजों को सिर्फ रिवाइज करूं या सुनता रहूं, तो बेटा पॉडकास्ट लगा लो। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के पॉडकास्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जब फ्री बैठे हो तो आप प्लीज पॉडकास्ट कान में लगा करके सुनते रहो, रिवीजन भी होता रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। मैम अगर वो क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं, जैसे टाइम लगता है सोल्व करने में, उसको जल्दी सोल्व कैसे करें?
प्रैक्टिस से बेटा, जो अभी आपको टाइम लग रहा है वो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे खुद ही अपने आप टाइम कम होता जाएगा। और कोशिश करिए कि जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो तो सामने एक टाइमर रख लो कि हमारे इतने क्वेश्चन इतनी देर में लग जाने चाहिए। विद टाइम आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया था कि 2 MTV आती है, तो उसमें से कौन सी जरिए आप एक बार टेलीग्राम पे डाल दें तो वो फिक्स हो जाएगा। डन डन डन, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। डन, चलो आगे नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, बोलो बेटा बोलो। हेलो मैम। हाँ हेलो बेटा, हाँ क्या नाम है आपका? हेलो मैम। बेटा बोलो, सिर्फ हेलो हेलो मत करो, बोलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी बच्चों का भी हो रहा है। हाँ नमस्ते। नमस्ते। बोलो मैम आप कैसे हो? बेटा, हमने ये पूछने के लिए भी बात नहीं किया, बाकी बच्चों को गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं करती हूँ कि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए मैं क्लास ले रही हूँ। आपको कुछ बोलना है आप वो बोलिए, कोई डाउट है आप वो पूछिए। हाँ जी हेलो हाँ बेटा आप बोलो। मैम। मैम मतलब कॉकरोच से मेरा कॉकरोच वाला ये जो क्लियर नहीं है उतना, मतलब आपने बोला कि नहीं आता है सिलेबस में, तो मैंने उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ा भी नहीं, कोई तो बात नहीं, यही इसी के चलते टेस्ट में मेरे मार्क्स भी कम आए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, पर मैंने ये नहीं कहा था कि छोड़ मत देना, मैंने कहा था एक बार नजर तो मार ही लेना। गिने चुने क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच से, अगर नोट्स नहीं आते बनाया, नजर तो पता है कि सारा उसका जाना, नोट्स में नहीं लिखा कोई मैंने बात उसे, नहीं। बस उसको सुन लिया आपका हाँ बात। सुन लो और एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, ठीक है। पिछले 2 साल से बेटा नीट में नहीं आ रहा है कॉकरोच। ना पढ़े और टेस्ट में आ जाए नीट में भी, तो फिर मतलब चिंता ये मत डर करो, तो लगता है नहीं बनाते नहीं हैं नहीं notes। चिंता मत करो आप। अच्छा ऐसा है तो मैं लास्ट में आपको नोट्स बनवा दूंगी कॉकरोच के। डन, ठीक है मैम। ठीक है। नहीं तो आपको अगर अभी बनाना है तो अपना माइंड मैप सीरीज पड़ा हुआ है, आप वहां से कॉकरोच के नोट्स बना लो प्लीज, ठीक है। नहीं तो लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा तब हम वहां पे कर लेंगे कॉकरोच का क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके बेटा। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। और कई कॉन्सेप्ट में माइंड मैप सीरीज से भी क्लियर हो जाते हैं, मैंने पढ़ा है आपका माइंड मैप सीरीज, बहुत अच्छा पढ़ाई है उसमें भी आपने। थैंक यू सो मच बेटा, बस पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, माइंड मैप से पढ़ो, पॉडकास्ट से पढ़ो। माइंड मैप और पॉडकास्ट बेटा रिवीजन के लिए होते हैं। एक बार हम यहाँ पे चैप्टर खत्म कर देते हैं, देन यू गो थ्रू माइंड मैप। अब आज आप ब्रीदिंग का माइंड मैप पढ़ लो या पॉडकास्ट सुन लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड मैप हो गए, पॉडकास्ट हो गए, एनसीईआरटी में क्या क्या ही कर लें, जैसे फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, केमिस्ट्री में भी है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, तो ये रिवाइज नहीं किया। इतना ज्यादा हो जाता है मैम कि कभी कभी 2-3 बज जाते हैं, सुबह भी हो जाता है, तो सुबह का क्लास भी नहीं ले पाता आई हूँ इसके लिए। अंडरस्टैंड बेटा, उसी के लिए संडेज आते बोला हैं। जाता है कि फिर सोना भी जरूरी है। हाँ सोना भी जरूरी है, और उसी के लिए संडे आते हैं। आप संडे को जो आपका छूट रहा है, जो उसमें आपको लगता है बैलेंस नहीं हो पाया हफ्ते भर, आप संडे को वो कर लो। जिस दिन क्लासेस नहीं होती, जैसे 15 अगस्त को क्लास नहीं है, इस बार आपको 2 दिन लगातार मिल जाएंगे, तो आप तब उन 2 दिनों में कर लो। हर हफ्ते कभी कोई क्लास कैंसिल हो जाती है, वहां पे कर लो। शेड्यूल बिजी रखता हूँ, हाँ अच्छा है। पूरा मेहनत है, सुबह तक मतलब क्या है कि सोता हूँ संडे को ज्यादा। हाँ नहीं ठीक है, जैसे आप देखो बेटा, मैं टाइम टेबल बताऊं हर बच्चा फॉलो नहीं कर सकता, हर बच्चे का अपना पढ़ने का टाइम है, हर बच्चे का अपना स्टेमिना है। बस पढ़ते रहो, रुको मत, और आप ही को पता है कि आपकी कमजोरियां क्या है, उस पर काम करो बस। हम कैसे भी बस मेहनत करके आपसे आपसे मिलना है, और आपके हाथ की बनी कुछ खाना होना, कुछ भी खाना है। यार इस साल वाले बच्चों को नहीं मिल पाया, कॉज हम लोगों को घर आने का मौका ही नहीं मिला। जिस दिन मौका था उस दिन सिर्फ 3-4 ही बच्चे थे, उसमें भी 2.0 के बच्चे बहुत कम थे, या हमारे वो वाले बच्चे बहुत कम थे जिनको मेरा वाला वो ऑफर पता था कि घर पे पोहा मिलेगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे, हमारे यहाँ जहाँ से आता है पार्टीज वगैरह में, एनाज किचन में बात भी कर ली थी कि मुझे ये 3 काउंटर लगवाने अपने घर में। सब फाइनल हो गया था, लेकिन हमारा स्केड्यूल ही नहीं बैठा कि बच्चे घर आ पाए।
देखेंगे फिर कभी हम प्लान करेंगे, लेकिन अगली साल का हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे। अगली बार तो पक्का में पक्का आना है मैम। पक्का तुम लोग खुद ही कैब करके वहां से नोएडा से घर आ जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं ऐसे छूटने वाली हूँ। चलो नेक्स्ट। बात कर लीजिए। हाँ बेटा, आप बोलोगे तब मैं बात करूंगी ना, आप बोल नहीं, आप सिर्फ ये बोल रहे हो कैसे हो मैडम। वो देखो अपना सीधा मुद्दा रख रहे हैं ना, बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो कुछ बोलना है, आप अपनी मन की बात बोलिए। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चंस अगर बन रहे तो मैं सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, नहीं बन रहे तो गड़बड़ है बेटा। मेरी डीपीटी के क्वेश्चन थोड़ी बहुत गलत हो जाते हैं। तो बेटा उनको सही करो। और बाकी कोई बुक लगा रहे हो आप? मैम मुझे इस बार सिलेक्ट करेंगे, आपसे मिलना है। बस आ जाओ फिर, उसके लिए पढ़ाई करो, क्वेश्चंस लगाओ। ओके हाँ हम लोग साथ में डांस करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। वो सिलेक्शन के बाद डांस अपने आप निकल जाता है यार, हम नहीं चाहते तो भी निकल जाता है। टूटे पैर में डांस करके आई हूँ, मैम बताओ। मुझे ना अंदर से बहुत डर लग रहा था बात करने में। ओह माय गॉड, अब तो नहीं लग रहा नहीं अब नहीं लग रहा। यार। मुझे लगता है मैं तो बहुत चिल हूँ, मुझसे क्यों डरते हो यार तुम लोग? मेरी औलाद नहीं डरती मुझसे, पति नहीं डरता मेरा मुझसे। मैं तो लगा ही होता है वीडियो कॉल पे मैं भी आ जाऊँ। हाँ ये बेटा, ये सब लक बाई चांस की बात होती है, इसीलिए मैं वीडियो कॉल करना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, क्योंकि देखो हजारों बच्चे हैं क्लास में, सबसे नहीं हो सकता कनेक्ट। जिनसे हो जाता है वेल एंड गुड है, जिनसे नहीं हो पाता फिर उन्हें बुरा लगता है, और मुझे भी बुरा लगता है कि मैं सबसे नहीं कर सकती बात, लेकिन ये बाकी बच्चों को भी समझना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो कॉलिंग आई है। तो पहली बार ही बेटा मैंने किया भी है। नहीं मतलब पिछली साल जैसे ड्रॉप लिया था, इस बार तो पिछली बार से इस बार पहली बार आई है किसी टीचर की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिलेक्शन लेके आओ तो टीचर सब वीडियो कॉल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा प्रॉपर। यस ठीक है चलो, अपना ध्यान रखना बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई? ये दो बच्चे हमारे साथ चश्मे वाले जुड़े पड़े हैं, दोनों बिल्कुल शांत बैठे, क्या कहना चाहते हो बेटा बोलो, फिर हम खत्म करते हैं। लव यू मैम। ओह लव यू टू मेरा बच्चा। बेटा आपका माइक ऑफ है, चेक्स शर्ट चश्मा, हाँ बोलो। माइक, हेलो बेटा हेलो, माइक ऑफ है आपका, सॉरी स्पीकर ऑफ है आपका, ऑडियो, आई कांट हियर यू। दूसरा भी एक बच्चा बैठा है हमारे साथ चश्मे में, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस ऐसी शक्ल दिखाने बैठे हम, ये आज मौका मिला, आज तो फोटो खिंचवा के जाएंगे। चलो बेटा आप डिस्कनेक्ट कर दो शिवानी, कंफ्यूजन में है। चलो आज के लिए इतना। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, गेस आपके साइड, हाँ अभी बोला, बोलना हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी नहीं मैम, आपसे बात कर ली थी ना अभी वैसे ही। तो फिर डिस्कनेक्ट करना। मैम वो सुन रहा था आप क्या बता रहे हैं इसलिए। तो वो तू वैसे भी सुन सकता है बिना शक्ल दिखाए, पूरी क्लास तेरी शक्ल देख रही है। वो कह रही डिप्रेशन में बैठा है वो। नहीं मैम, आप दूसरे से बात कर रहे थे इसलिए मैं सुन रहा था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे, और तो कोई सुनता नहीं है मेरी। हाँ। हाँ, चलो अपना ध्यान रखो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों से बात नहीं हो पाई आज, लिटरली इतने इतने हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वही है ना बेटा, वीडियो कॉल है, सबसे बात नहीं हो पाती है। बस मैं इतना कहती हूँ, सिलेक्शन लो, मिलने आओ, हम पीछे तुम्हारे घूमते कि हमसे ही बात कर लो भाई, हमने पढ़ाया है तुम्हें, है ना। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, बाय बाय।